नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। सच्चे प्यार की अनोखी कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आज ऑफिस में नए साल की पार्टी चल रही थी। सभी आपस में बहुत एंजॉय कर रहे थे और ऑफिस के सभी लोगों ने पी भी हुई थी और ललित को भी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ललित को ये सब पसंद नहीं था और उसने शराब के गिलास को हाथ भी नहीं लगाया और थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल गया। ललित तेज तेज कदमों से लगभग दौड़ता हुआ सा चला जा रहा था। आज घर लौटने में रात के 11 बज गए थे। ललित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो रोज 9 बजे तक घर वापस आ ही जाता था, लेकिन आज नए साल की पार्टी की वजह से उसे समय का पता ही नहीं चला। ललित एक 20 साल का मध्यम वर्गीय परिवार का नौजवान, खूबसूरत, मेहनती और ईमानदार लड़का है। परिवार के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उसे पढ़ाई छोड़ प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। उसके घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन है जो कि गांव में रहते हैं। वो शहर में रहकर जॉब भी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वो इतना सुशील और समझदार है कि उस जैसा बेटा पाकर हर माँ को खुद पर गर्व का अनुभव होता है। ललित का घर ऑफिस से थोड़ी ही दूरी पर है और वो रास्ता वो पैदल ही तय करता है। आज उसे बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। ठंडी के दिन थे, आधी रात होने को है। दूर दूर तक इंसान तो क्या कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा था और चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। कहीं कहीं पर रोड के किनारे लगी लाइट हल्की रोशनी का एहसास दिला रही थी। वैसे तो ललित किसी से भी नहीं डरता, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे डर सा महसूस हो रहा है। पत्तों की सरसराहट भी अजीब सा भय उत्पन्न कर रही थी। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनते ही उसके पैर जैसे वहीं ठहर गए हो। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन इतने अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोने की आवाज़ कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी। किसी को भी परेशानी में छोड़ देना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और रोने की आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी दूर ही सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक लड़की दिखाई दी। उसी के रोने की आवाज़ सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। ललित उसके पास गया और अपने फ़ोन की लाइट से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पूरे शरीर पर चोटों के निशान से भरा हुआ था। शरीर लहूलुहान और कपड़े फटे हुए थे। शरीर पर अनगिनत चोटों के घाव के कारण वो दर्द से करहा रही थी और वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार गिर जा रही थी। उस लड़की की ऐसी हालत ललित से देखी नहीं जा रही थी। अरे, आप कौन हैं? यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हैं? किसने आपकी ऐसी हालत की है? उसे थामते हुए एक ही सांस में कई प्रश्न कर डाले। वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। कुछ तो बोलिए, आपको इतनी चोट कैसे लगी? आपका घर कहाँ है? मैं आपको घर छोड़ दूँ? फिर भी कोई आवाज़ नहीं। कुछ कहिए भी। अच्छा, नंबर ही दे दीजिए, मैं आपके घर से किसी को बुलवा देता हूँ। फिर भी वो शांत रही, कोई जवाब नहीं। कुछ तो बोलिए। ना आप कुछ बता रही हैं, ना अपने घर का नंबर दे रही हैं। मैं कैसे आपकी सहायता करूं? थोड़ा परेशान होते हुए ललित ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है। थोड़ा करहाते हुए वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, अरे, कहीं तो रहती होंगी आप। इतनी खराब हालत में आप कहाँ जाएंगी? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे, ऐसा क्यों कह रही हैं आप?
मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा नाराज़गी जताते हुए वो बोली। आप तो गुस्सा होने लगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। वैसे भी इतनी रात हो गई है, आप कितनी घायल अवस्था में हैं और ऐसे सुनसान रास्ते पर इतनी रात में एक अकेली लड़की का रहना ठीक नहीं है। इतनी रात में कोई अस्पताल भी नहीं खुला होगा जहां मैं आपको ले जाऊं। मेरा घर यहाँ पास में ही है। ऐसा कीजिए, आप मेरे घर चलिए। मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। उठकर चलने को हुई, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। तुरंत ही हाथों का सहारा ले ललित ने उसे संभाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं, ठीक से उठ तो पा नहीं रही और मैनेज करने की बात कर रही हैं। चलिए अब चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलिए। सुबह ठीक होते ही चली जाइएगा। ललित के अपने पन से किए बात को टाल नहीं पाई। वो प्यार भरी नज़रों से उसे देखती रही और बिना कुछ बोले उसके बाहों का सहारा लेते हुए वो ललित के घर पहुंच गई। पहले आप बाथरूम में जाकर हाथ मुंह अच्छे से धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। तब तक मैं आपके लिए पानी गर्म करता हूँ। चोट को अच्छी तरह से साफ करना बहुत ज़रूरी है और फिर दवा लगा लीजिएगा। ललित ने उसकी बहन के कपड़े उसे देते हुए कहा। वो लड़की बाथरूम से हाथ मुंह धुलकर वापस आई तो लीजिए, गर्म पानी से अपनी चोटों को अच्छे से धो लीजिए, फिर से दवा लगा लीजिए। गर्म पानी रखकर दवा देते हुए ललित बोला, लेकिन उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं। बस वो अनजानी नज़रों से इधर उधर पूरे घर को देखे जा रही थी। क्या देख रही हैं? ये मेरा छोटा सा घर है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कभी कभी माँ और बहन गांव से कुछ दिन रहने को आ जाते हैं। आप यहाँ जब तक चाहे आराम से बिना संकोच के रह सकती हैं। लाइए, मैं दवा ही लगा देता हूँ। कुछ भी जवाब ना देता देख ललित खुद ही रुई ले उसके घावों को साफ कर दवा लगाने लगता है। वो लड़की बस सिर्फ ललित को ही देखे जा रही थी। ललित ने उसके हाथों के घाव को साफ करने के बाद जैसे ही वो उसके पैरों के घाव साफ करने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं कर लूँगी। हे भगवान, कम से कम आप बोली तो सही। मुझे लगा आप तो बोलेंगी भी नहीं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अगर बताना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वैसे वो कुछ नहीं बोली तो ठीक नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये तो बता सकती हैं आपकी ये हालत किसने और क्यों की? फिर भी वो चुप थी। ठीक है, जब मन करे बता दीजिएगा। आप दवा लगा लीजिए, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए ललित किचन में खाने का इंतजाम करने चला जाता है। थोड़ी देर में खाने के लिए कुछ लाता है और दोनों बैठकर खाना खाते हैं और खाने के बाद वो उस लड़की के सोने का इंतजाम बेड पर करता है और कुछ अपना बिस्तर जमीन पर लगा लेट जाता है। रात में कुछ भी दिक्कत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कह दीजिएगा। कुछ भी छुपाने और शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सो जाइए, सुबह तक आपको आराम मिल जाएगा। सुबह के 4 बजे अचानक से ललित की नींद खुल जाती है और उस लड़की को ना देखकर अचंभित हो जाता है। वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देती। वो सोचता है पता नहीं इतनी सुबह वो कहाँ चली गई। कुछ बताया भी नहीं था अपने बारे में। और सुबह के 4 बजे जब अचानक से ललित उठता है तो वो उसे अपने पास ना देखकर अचंभित हो जाता है। वो उसे इधर उधर देखने लगा, लेकिन वो कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। उसे तो कितनी चोट लगी थी, सही से चल भी नहीं पा रही थी और ऐसी हालत में इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चली गई? यहीं कहीं इधर उधर हो गई होगी। बाहर तो अभी बहुत ही अंधेरा है, कहाँ जा सकती है और नाम भी नहीं पता।
कैसे आवाज़ दे। यही सोचते हुए वो उसे बाथरूम में दूसरे कमरे में देखा, लेकिन जब घर में कहीं भी नहीं दिखी तो घर के बाहर जाकर इधर उधर खोजने लगा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो वापस कमरे में आकर बैठ गया। इतनी सुबह सुबह आखिर कहाँ चली गई? अपने बारे में कुछ बताया भी नहीं। कितनी हालत खराब थी, पता नहीं किसने उसकी ये हालत की होगी, कहाँ और किस हाल में होगी। यही सब सोचते सोचते वो बेड पर बैठा था, तभी वो लड़की कमरे के अंदर प्रवेश की। उसे देखते ही ललित तुरंत बोल पड़ा, कहाँ चली गई थी बिना बताए? पता है मैं कितना परेशान हो गया था, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको, कहाँ थी इतनी सुबह सुबह? उसे चुप देखकर फिर बोला, कुछ बोलती क्यों नहीं? कितनी देर से पूछ रहा हूँ, बस चुपचाप बुत बनी खड़ी हुई हो। उसके हाथों को जोर से हिलाते हुए बोला। बिना कुछ बोले ही वो अंदर कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और खुद को चादर से ढक लिया। ललित जोर से झल्ला गया। आखिर ये है क्या, कुछ बोलती ही नहीं। बुदबुदाते हुए वो खुद ही अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। 6 बजे अलार्म की आवाज़ से जैसे ही उसकी नींद खुली, तुरंत ही उसकी नज़र उस लड़की की तरफ गई। वो अभी भी अपने बिस्तर पर सो रही थी। ललित ने थोड़ा चैन की सांस ली और बिना कोई आवाज़ किए धीरे से उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग गया। 7 बजे चाय बनाकर वो उस लड़की के पास आया। सुनो, उठो और मुंह धुलकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है, कहते हुए उसे जगाया। वो उठी और सीधे वॉशरूम में गई और थोड़ी देर में आकर कुर्सी पर बैठ गई। ललित चाय लेकर आया और दोनों ने चाय पी। तुमने अपना नाम नहीं बताया, मुझे तुम्हें आवाज़ देनी हो तो मैं किस नाम से बुलाऊं? उसे कुछ न बोलते देख उसने फिर कहा, अच्छा मैं तुम्हारा कोई नाम रख दूं? ये सुनते ही उस लड़की ने अपने सर को ऊपर से नीचे हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अच्छा क्या नाम रखूं? मुझे तो पता भी नहीं, तुम्हें कौन सा नाम पसंद आएगा? मैं कुछ नाम लेता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगे बताना। रुचि कैसा है? नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा कोई और बताता हूँ, उसकी तरफ देखते हुए बोला। इसी तरफ उसकी तरफ बोलते हुए कई नाम बोले, लेकिन उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अच्छा अदिति नाम कैसा है? पूछते हुए उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल देख बोला, अरे वाह, आपको तो हंसना भी आता है, क्या बात है। मुस्कुराहट देखकर तो लग रहा है ये नाम आपको पसंद आया। चलो फिर आज से मैं तुम्हें अदिति कहकर ही बुलाऊंगा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें अदिति नाम से बुलाना? नहीं, मैं उसने सर हिलाकर अपनी बात रख दी। अच्छा अदिति तुम जाओ नहा लो जाकर, जब तक मैं खाना बना लूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। अभी तुम मेरी बहन का एक कपड़ा रखा है, उसे पहन लेना, मैं शाम को तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँगा। ललित खाना बनाने लगता है और अदिति बाथरूम में चली जाती है। नहाने के बाद अदिति बाथरूम से निकलती है तो उसी समय दूसरी तरफ से निकलते हुए ललित की नज़र अदिति से टकरा जाती है। अदिति तुरंत ही अपनी पलकें झुका देती है, लेकिन ललित की नज़रें एक पल के लिए अदिति पर टिक गई। साधारण से नयन नक्श वाली अदिति काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तुरंत ही उसने अपना चेहरा फेर लिया। अदिति, मैंने खाना बना दिया है, किचन में रखा है, जब भी भूख लगे खाना खा लेना। ये फ़ोन रख लो और ये मेरा नंबर है, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। मेरा ऑफिस पास में ही है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, जब मैं आवाज़ दूं तभी खोलना। अदिति प्लीज़ बिना बताए कहीं भी बाहर मत जाना। अदिति को एक फ़ोन और नंबर देते हुए ललित ने अदिति से कहा,
और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ललित रोज से जल्दी ही ऑफिस से आ गया। अदिति, तुम्हारी चोट तो बहुत जल्दी ही अच्छी हो गई, क्या बात है, आप ठीक लग रहा है। सर हिलाते हुए उसने हाँ में जवाब दिया। तुम्हारे लिए ये 2 ड्रेस लाया हूँ, देखो कैसी हैं। अदिति को देते हुए बोला। अदिति ने वो कपड़े ले लिए और उन कपड़ों को देखते हुए वो खुश लग रही थी। उसे ऐसे खुश देखकर ललित को भी खुशी हुई। चलो तुम इन्हें चेक कर लो, सही फिटिंग है कि नहीं। मैं जब तक चाय बनाता हूँ फिर साथ में बैठकर पीते हैं। अदिति कपड़े ट्राई करती है और ललित चाय बनाकर लाता है। अरे वाह, ये ड्रेस तो तुम पर एकदम फिट हो गई है और तुम पर अच्छी भी लग रही है। वो कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अरे तुमको तो शर्माना भी आता है, जल्दी से आओ नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हंसते हुए ललित बोला। चाय पीते पीते ही अदिति बोली, तुम बहुत अच्छे हो। एकदम से उसके मुंह से आवाज़ सुनते ही ललित के गले में जैसे कुछ फंस गया हो और उसे एकदम से खांसी आ गई और वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कल से आज पहली बार तो उसके मुंह से आवाज़ निकली थी, बहुत ही मधुर आवाज़ थी। काफ़ी देर तक वो शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। किसी तरह वो उस मन मोहित करने वाली आवाज़ से बाहर निकला और किचन में खाने की तैयारी करने लगा। तभी अदिति भी वहाँ आ गई। मुझे भी खाना बनाना सीखना है, क्या मुझे तुम खाना बनाना सिखाओगे? पीछे से एकदम से आकर अदिति बोली। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। जाओ पहले आराम करो। नीचे सर झुकाकर मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगी। तभी उसे ऐसा देख ललित बोला, अरे तुम तो उदास हो गई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, उदास मत हो। अच्छा आओ यहीं पास में बैठकर देखो, सीख जाओगी। अदिति खुश होकर वहीं खड़े होकर ललित को खाना बनाते हुए देखने लगी। इसी तरह वो रोज सुबह शाम उसके पास रहकर सीखती भी थी और ललित की मदद भी करती थी। धीरे धीरे वो करीब आने लगे थे। ललित उसे पसंद करने लगा था। अदिति भी शायद उसे पसंद करती थी। इस बात का एहसास ललित को भी था। ललित ने अनजान होते हुए भी उसकी सहायता की, कभी उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। एक दिन सुबह अदिति बाथरूम में नहा कर निकली तो उसका पैर फिसल गया, लेकिन ललित ने उसे बाहों का सहारा देकर संभाल लिया। उस दिन पहली बार उन दोनों की आपस में नजरें टकरा गई और दोनों ही जैसे ठहर से गए हों, सब चीज़ों से बेखबर। दोनों को किसी चीज़ की खबर नहीं थी। वो दोनों जैसे एक अलग दुनिया में खो गए थे। पहली छुअन का एक अनोखा एहसास हो चुका था जिसकी शायद व्याख्या ही नहीं की जा सकती थी। कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक सा गया था। उसके गीले केश उसके चेहरे को हल्के हल्के से ढके हुए थे और वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फोन की घंटी के साथ ही उन दोनों की जैसे निंद्रा टूटी हो और एक हंसी ख्वाब से बाहर आए हो। सॉरी सॉरी कहते हुए ललित सक पकाते हुए बोला और वहाँ से अलग जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। लेकिन उसकी नज़रें आज अदिति की तरफ से हट ही नहीं रही थी। शाम को ललित ऑफिस से जल्दी आ गया और उसके हाथ में अदिति के लिए कोई तोहफा था। अदिति, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आया हूँ, तुम जाओ इसे पहनकर तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। तुम भी घर में रहते रहते बोर हो गई होंगी, बाहर चलते हैं, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। ललित अदिति को बाहर ले जाने की जिद करता है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। जब अदिति तैयार होकर आई, ललित की निगाहें उस पर टिक सी गई। नारंगी रंग का फ्रॉक सूट और उस पर गुलाबी रंग की चुनरी उसकी सौम्यता और सादगी में चार चांद लगा रहे थे। अरे वाह, ये रंग तो तुम पर खूब फब रहा है, सच
में बहुत अच्छी लग रही हो। शर्माते हुए अदिति हल्के से मुस्कुरा दी और दोनों घर से निकल पड़े। ललित और अदिति पैदल ही जा रहे थे। एक दूसरे को चुपके चुपके से वो तिरछी नजरों से देख रहे थे। जब कभी नजर टकरा जाती तो अदिति पल के झुका लेती। चलते चलते बार बार उनके हाथ आपस में टकरा जाते और उस छुअन से दोनों का शरीर कंपित हो जाता था, जो धड़कनों की गति तीव्र कर देता था। आखिर वो दोनों मेले में पहुंच गए। अदिति वहां की जगमग और चकाचौंध देख बहुत खुश लग रही थी। ललित ने देखा एक चूड़ी की दुकान पर उसकी नज़र ठहरी हुई थी और वो वहां खड़ी लड़कियों को चूड़ी पहनते हुए बहुत गौर से देख रही थी। ललित उसे वहां से ले गया। तुम्हें चूड़ी पहनना पसंद है? वो कुछ बोली नहीं, बस हाँ में सर हिला दिया। ये पहनो, देखो कैसी लग रही हैं, तुम्हारी ड्रेस से मैच करती हुई। गुलाबी रंग की चूड़ी देते हुए ललित बोला। अदिति ने वो चूड़ियाँ लेकर पहन लिया। हाथों में गुलाबी गुलाबी चूड़ियाँ पहन के वो हाथों को हिला रही थी और उनकी खनक से किसी चंचल बच्चे की तरह अदिति उत्साहित हो रही थी। उसे इस तरह खुश देखकर ललित को बहुत खुशी हो रही थी। ये चूड़ियाँ तो तुम पर बहुत ही अच्छी लग रही हैं, तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही धीमे स्वर में बोली अदिति। चलो वो वाला झूला झूलते हैं। एक ऊंचे से झूले की तरफ इशारा करते हुए ललित बोला। फिर वो लोग झूला झूलते हैं और पूरा मेला घूमते हैं। दोनों ने साथ बैठकर आइसक्रीम खाई। अब अदिति ललित से काफ़ी कुछ खुल गई थी। वो अब अच्छे से बात कर रही थी। मेला घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई और वो दोनों अब घर के लिए निकल ही रहे थे कि पता नहीं अदिति ने क्या और किसे देख लिया। वो बहुत ही डरी और सहमी सी ललित के पीछे किसी बच्चे की तरह छुप गई और बोली, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अरे क्या हुआ अदिति, किससे ऐसे छुप रही हो? कौन है यहाँ? किससे डर रही हो? अचानक से अदिति के व्यवहार में हुए परिवर्तन को देखकर ललित बोला, चलो यहाँ से जल्दी। डरते और घबराते हुए अदिति बोली, अरे बताओ तो क्या हुआ? ललित को समझ पाता इससे पहले अदिति वहाँ से घर की तरफ भागने लगी और ललित अदिति अदिति कहते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ललित ने घर जाकर देखा अदिति बहुत ही डरी सहमी बैठ के किनारे पर एक कोने में छिपी हुई बैठी थी। अदिति क्या हुआ, मुझे बताओ, क्यों और किससे इतना डर रही हो? उसके पास बैठते और उसके सर पर हाथ फेरते हुए ललित ने कहा। ऐसे प्यार से ललित के पूछने पर अदिति उसके सीने से लिपट गई। भय के कारण उसकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। अदिति घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो उठो और बेड पर आकर बैठो। उसे संभालते हुए वो उसे उठाकर बेड पर बैठाते हुए बोला, पहले लो पानी पियो और लेट जाओ, थोड़ा आराम करो, मैं यहीं तुम्हारे पास में बैठा हूँ। ललित के प्यार भरे साथ और एहसास से वो कुछ देर में नॉर्मल हो गई। वो ललित का हाथ पकड़े लेटी रही और थोड़ी देर में सो गई। ललित रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह जब अदिति की नींद खुली तो उसने ललित को उसके सिरहाने पर जमीन पर बैठा बेड पर सर रखे सोता हुआ देखा। अदिति बस उसे सोते हुए निहारे जा रही थी। उसकी आंखों में ललित के लिए प्रेम साफ साफ दिख रहा था। वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी लेकिन इजहार नहीं कर पा रही थी। वो धीरे से बिना ललित को पता लगे उठी और चाय तैयार करने के बाद उठाया। अरे वाह, आज अदिति ने मेरे लिए चाय बनाई, क्या बात है, और साथ में नाश्ता भी। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मैं जल्दी से ब्रश करके आता हूँ, फिर साथ में ही पीते हैं। खुशी खुशी उठते हुए ललित बोला। चाय पीते हुए ही ललित ने रात में डरने वाली बात छेड़ दी। अदिति, मुझे कुछ समझती हो या नहीं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर कल तुम्हें क्या हो गया था, बताया नहीं? कितने दिन से हम साथ हैं, तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब भी पूछता हूँ कुछ भी जवाब नहीं देती हो। मैंने भी तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा।
क्या मुझे जानने का भी हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है। फिर बताओ कल क्या हो गया था तुम्हें? ये भी नहीं बताना चाहती तो फिर अब कभी कुछ नहीं पूछूंगा मैं तुमसे पहले भी कितनी बार पूछ चुका हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं बताती। कहते हुए ललित वहाँ से उठने लगा तो अदिति ने ललित का हाथ पकड़ लिया और बैठने को कहा। यहाँ से काफ़ी दूर जो जंगल है वहीं पर बंजारों की बस्ती है। मैं उस बस्ती के सरदार की बेटी हूँ। मेरे 3 भाई हैं। इकलौती बेटी और बहन होने के कारण मेरे बाबा ने मुझे बहुत ही नाजों से राजकुमारियों की तरह पाला पोसा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन मुझे कभी घर से और अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते थे। मैं दुनिया देखना चाहती थी, प्रकृति के हर रंग को महसूस करना चाहती थी, खुल के अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। कहने को सिर्फ मेरी एक दोस्त थी जो घर में आती थी, बस वही मेरे लिए सब कुछ थी। बंदिशों के बंधन से मुक्त हो नील गगन में उड़ना चाहती थी। इसलिए एक दिन मैं घर से चुपके से अपने घर से दुनिया को देखने की ख्वाहिश लिए निकल गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाइयों ने मुझे देख लिया और वो प्यार करने वाले भाई जल्लाद की तरह मुझे बाबा के पास ले आए और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरी शादी उसी कबीले के एक लड़के राणा से तय कर दी गई। राणा उस कबीले का मशहूर गुंडा था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लड़कियों की जरा भी इज्जत नहीं करता था। मेरी सहेली के साथ भी उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, इसलिए अपनी दोस्त की मदद से मैं घर से रात में चुपके से भाग निकली। मेरे भाइयों को पता चल गया और वो और राणा के गुंडों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं उनसे भागते भागते जंगल में इधर उधर भटकते हुए थक कर चकनाचूर हो गई, लेकिन रुक नहीं सकती थी। बेतहाशा भागने के कारण मेरे शरीर पर जगह जगह चोट लग गई थी। आखिरकार भागते भागते मैं इधर शहर में आ गई और उस पेड़ के पास गिर गई जहाँ से तुम मुझे उठा के अपने घर ले आए। कल मेले में मैंने राणा और उसके गुंडों को देखा जो शायद यहाँ मुझे ही खोज रहे होंगे। मैं बहुत डर गई थी कि वो मुझे देख ना ले, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। ललित, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तुमसे प्यार जो हो गया है। कहते हुए वो ललित के गले लग गई। एकदम से हुई ये घटना और अदिति के इजहार की अकल्पनीय घटना से ललित आश्चर्यचकित हो गया था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन ही मन तो वो खुद ही अदिति को चाहता था, इसलिए अदिति के इजहार और गले लगने पर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने अदिति को बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दिन अदिति के ललित से अपने प्यार के इजहार करने के बाद ललित भी खुद को रोक नहीं पाया और उसे अपने आगोश में भर लिया। मन ही मन वो भी अदिति को प्यार करने लगा था, लेकिन कभी बता नहीं पाया। अदिति, तुम्हें घबराने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतने दिन तुम मेरे साथ रही, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा और ये पसंद का प्यार में बदल गई। कभी कभी सोचता था ठीक होने के बाद तुम अपने घर चली जाओगी, तो ये सोचकर मेरा मन कितना घबरा जाता था, तुम्हें बता नहीं सकता। कहते हुए अदिति को अपने गले लगा लिया और खुद जमीन पर बैठकर अदिति के गोद में सर रख लिया। अदिति भी बड़े प्यार से ललित के बालों को सहलाने लगी। ऐसा लग रहा था दोनों को सारे जहां की खुशियां मिल गई हों।
ललित को भी पहले प्यार का एहसास हुआ था। अदिति, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम भी ज़रूरत और ज़िंदगी दोनों बन चुकी हो, जिसके बिना रहने की कल्पना ही मुझे अंदर तक झकझोर देती है। कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे जो दोनों को प्यार के एहसास की अनुभूति के कारण आए थे। अच्छा सुनो, क्यों ना हम आज के दिन को यादगार दिन बनाते हैं। बोलो, तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या और कैसे करेंगे वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस देखती जाओ क्या करता हूँ मैं। कहते हुए ललित को सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? बताओ तो सही। कुछ नहीं, ऐसा करो तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कमरे के बाहर मत आना। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाहर किस लिए? कहाँ जा रहे हो? आकर बताता हूँ, तुम चिंता मत करो। बस तुम अच्छे से तैयार हो जाना। और सुनो, तुम वो वाली साड़ी पहनना। हाँ में सर हिलाते हुए वो कमरे में चली गई और ललित घर के बाहर कुछ सामान लेने चला गया। कुछ ही देर में वो कुछ सामान लेकर आया और दूसरे कमरे को सजाने लगा। अच्छा, मैं आ जाऊं बाहर? नहीं, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ, अब आओ, कुछ ठीक करते हुए बोला। अदिति कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही ललित के होश उड़ गए। साधारण से नए नक्श वाली अदिति तो आज एकदम कयामत लग रही थी। एक ही नज़र में ऊपर से नीचे निहार लिया उसने। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी, हाथों में गुलाबी चूड़ियां पहनी थी। खुले लंबे हवा में लहराते हुए बाल उसके गोरे गोरे गालों को छूते हुए उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो बादलों से बीच से सूरज की किरणें झांक रही हों और फैलने को आतुर हो रही हो। गले में से पड़ी पतली सी सफ़ेद मोतियों की माला मानो कोई बंधन हो जिसमें दिल बंधना चाहता हो। झील सी गहरी कजरारी आंखें, कोई भी उसमें डूब जाए। साड़ी का उड़ता हुआ पल्लू सागर की लहरों का आभास कराती। ऐसा लग रहा था स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। ललित उसे देखकर एक पल के लिए खो सा गया था, जैसे किसी स्वप्न लोक में चला गया हो। तभी अदिति के बोलने पर जैसे उसकी निंद्रा टूटी हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो। अब बताओ क्या करना है? ऐसे नहीं, रुको पहले। कहते हुए ललित अपने दोनों हाथों से अदिति की आंखों को ढक लेता है। अब जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ बिना कुछ बोले चलो। लेकिन कहाँ ले जा रहे हो? आओ तो पहले। कहते हुए वो उसे उसी कमरे में ले गया जहाँ पर उसने सजाया था। कमरे में बीचों बीच उसने अदिति को खड़ा कर दिया। अब तुम अपनी आंखें खोलो। कहते हुए उसने अदिति की आंखों से अपना हाथ हटा लिया और थोड़ा पीछे हट गया। आंखें खोली तो देखा पूरा कमरा मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था और हल्का हल्का सा चल रहा मधुर संगीत ने प्रेम में वातावरण बना दिया था। अदिति ये सब देख बहुत ही आनंदित हो गई। जैसे ही वो ललित की तरफ मुड़ी, पंखे के हौले से चलने से उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। उसे देख वो खुशी से किसी छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथ फैला खुशी से झूमने लगी। इस हंसी पल की तो शायद कभी कल्पना ही नहीं की होगी उसने, जैसे उसे जीवन की हर खुशी मिल गई हो। ललित से म्यूजिक थोड़ा तेज किया और अदिति के पास आकर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद ललित अपने घुटनों पर बैठकर हाथ से उसे लाल गुलाब का फूल देते हुए अपने प्यार का इजहार किया। आई लव यू अदिति, लव यू टू। कहते हुए उसने ललित को उठाकर गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए
पगली रो क्यों रही है? अदिति के आंसू पोंछते हुए बोला, रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। ये मेरे जीवन का सबसे हसीन और यादगार पल है। मैंने सपने में भी कभी इस पल की कल्पना नहीं की थी। तुमने जो खुशी मुझे दी है उसका एहसान तो इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगी। पागल है क्या? मेरे प्यार को एहसान का नाम मत दो। ये तो एक एहसास है जो हम दोनों ने महसूस किया है। हमने तो अपने प्यार के इजहार को एक यादगार पल बना दिया है जो कभी हमारे प्यार को कम नहीं होने देगा। अदिति प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वादा करो नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। पक्का नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। दोनों की आंखें नम हो गई। दोनों कभी एक दूसरे से अनजान आज एक दूसरे की जिंदगी बन गए थे। अदिति मैं कल ही माँ से बात करके तुम्हारे बारे में बताता हूँ। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। बिस्तर पर लेटते हुए ललित बोला, हाँ लेकिन तुम्हारी माँ मुझे पसंद तो करेगी ना? पागल है क्या? मेरी माँ बहुत अच्छी है। मेरी खुशी से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। मेरी खुशी में ही उसकी खुशी है। चलो अच्छा सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आज वो दोनों एक ही बिस्तर पर थे। बस दोनों के बीच में तकियों की दीवार थी। दोनों प्यार के एहसास से जुड़े बातें करते रहे और पता ही नहीं चला कब नींद के आगोश में सो गए। नया दिन नया सवेरा आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मन में नए उमंग नई तरंग लिए एक सपने को साकार करना चाहते थे। आज दोनों ही बहुत खुश थे। रोज की तरह ललित अपने ऑफिस चला गया और अदिति खुशी खुशी गाना गाते हुए घर को संवारने में लगी थी। तभी डोर बेल बजी। अरे आज ललित इतनी जल्दी ऑफिस से आ गया, क्या हो गया हुए? उसे सोचते हुए अदिति दरवाजा खोलने गई। ललित तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता, फिर कौन आ गया? मन ही मन सोचते हुए अदिति दरवाजे की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी दो औरतों को देख उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे माँ तुम यहाँ, और मासी तुम, कहते हुए उनके गले लग गई। हाँ मेरी बच्ची मैं हूँ। अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? अंदर नहीं ले चलोगी क्या? मासी ने हंसते हुए बोला। तुमसे इतने दिन बाद जो मिली हूँ तो सब कुछ भूल गई। आओ माँ अंदर बैठो, कितनी सारी बातें करनी है मुझको। कहते कहते रुआसी माँ के गले लगकर रो पड़ी। अरे बेटी बस रोती क्यों है? मैं आ गई हूँ ना माँ। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी, अब जाकर पता चला तुम्हारा। पता है मैं कितनी परेशान थी। पता नहीं कहाँ और किस हाल में है मेरी बच्ची, कैसी होगी। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा तुम यहाँ पहुँची कैसे और उससे बची कैसे? आपको तो पता है ना उस समय हम सभी के साथ जो हुआ, सब इधर उधर भागने लगे थे। उसने मुझे कैद कर लिया था और बहुत तकलीफ़ें दी मुझे कैद करके। वो आप सभी को मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसकी एक छोटी बेटी बहुत ही नरम स्वभाव की थी। उसने मुझे आज़ाद किया और उसकी ही मदद से मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। लेकिन उसे पता चल गया और वो मेरा पीछा करने लगा। मैं बहुत डरी और सहमी, बस उससे बचकर भागे जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भागते भागते मैं पूरी तरह थक गई थी। अंधेरा भी हो चुका था। मैं रास्ता भटक गई थी। बहुत खोजने की कोशिश की लेकिन नहीं किसी को मिल पाई। जब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो फिर वहीं एक पेड़ के पास बैठ गई। मुझे बहुत चोट लगी थी और बहुत दर्द हो रहा था। तभी ललित उधर से गुजर रहा था। उसने मुझे उठाया, मुझे सहारा दिया और अपने घर ले जाकर मेरी देखभाल की। ये ललित का ही घर है माँ। माँ ललित बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। चलो कोई नहीं, जो हो गया बीता समय समझ के भूल जाओ। चलो घर चलो।
तुम्हारे बाबा और भाई भी बहुत परेशान हो रहे थे, पता नहीं किस हाल में होगी। तुम्हें सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होंगे। अब कभी हम उस जगह नहीं जाएंगे। ठीक है माँ, चलती हूँ, कहते हुए वो अपनी माँ और मौसी के साथ जाने लगती है। लेकिन दरवाजे के आगे एक कदम बढ़ाते ही उसके कदम रुक जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? माँ, मैं नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ? माँ, मैंने ललित से वादा किया है, मैं उसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी ललित से बहुत प्यार करती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। हाँ माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे उतना ही प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती माँ? प्यार कुछ नहीं देखता। तुम्हें पता है जो तुम करने की सोच रही हो वो नामुमकिन है। इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती। माँ, मैंने फैसला ले लिया है। आप कुछ भी हो, मैं ललित का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। कहते कहते अदिति रोने लगती है और वहीं जमीन पर बैठ गई। रो मत मेरी बच्ची, तू बहुत भोली है। तुम इस दुनिया के लोगों से बेखबर हो, इन सब के बारे में नहीं जानती। ये सब बहुत ही मतलबी और मौका परस्त होते हैं। नहीं माँ, ललित ऐसा नहीं है। इतने दिनों में ही उसने मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी। अच्छा ये बताओ, क्या ललित तुम्हारी सच्चाई जानता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? नहीं माँ, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो उसने पूछा भी नहीं क्या? पूछा था, लेकिन मैंने उसे एक झूठी कहानी सुना दी थी और उसने उस पर यकीन कर लिया। हाँ माँ, बताया ना, वो बहुत अच्छा है, दिल का एकदम साफ, एक छोटे बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखता है। मुझे चोट लगी थी और पूरी रात में सिरहाने बैठा रहता था। तुमने सोचा है जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? प्यार करना तो दूर, वो तुमसे नफरत करेगा और तुम्हें अपने घर से, जिंदगी से निकाल कर दूर फेंक देगा। नहीं माँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसे कभी पता ही नहीं चलने दूंगी। ये राज सिर्फ एक राज बनकर ही रहेगा। कैसे छुपाओगी और कब तक छुपा पाओगी अपनी सच्चाई? अगर ये सच्चाई मुझे उससे दूर करेगी तो हमेशा छुपाऊंगी। माँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। 2 दिन बाद आने वाली पूर्णमासी की आधी रात को तुम्हारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी। तब क्या जवाब दोगी? ये सुनते ही अदिति की रूह कांप गई, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दी। उसे इस बात का जरा भी भान नहीं था। क्या हुआ, बोलो, तब क्या करोगी? माँ ने उसे झिंझोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता माँ, मैं क्या करूँगी, लेकिन मैं उसे अपनी सच्चाई पता नहीं चलने दूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारे सामने बहुत तकलीफ़ें आएंगी। तुम्हारे बाबा और भाई भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। बस तुम बाबा और भाई को मेरे बारे में या इस जगह के बारे में कुछ मत बताना। माँ और मासी से उसे समझाने और अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस तक नहीं हुई। जैसी तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। कहते हुए आंखों में आंसू लिए वो दोनों वहाँ से चली गई। 2 दिन अदिति बहुत परेशान रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ललित उसे उदास देखकर उसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। आखिर पूर्णमासी की रात आ गई। अदिति बेचैन सी इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। ललित से उसकी बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। अदिति, मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, कितना प्यार करती हो? खुद से भी ज़्यादा। फिर बताओ क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है?
2 दिन से तुम्हें ऐसे ही परेशान देख रहा हूँ, पूछता हूँ फिर भी कुछ नहीं बताती हो। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आइसक्रीम खानी है, वो भी अभी। अरे ये कैसी जिद है? ठंड में इतनी रात में आइसक्रीम कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता, मुझे खानी है तो बस खानी है। नहीं, मुझे अभी ही चाहिए, चाहे जहाँ से भी लाओ, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। एक छोटे बच्चे की तरह अदिति जिद कर रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं कहीं से भी लेकर आता हूँ, अब तो मुस्कुरा दो मेरी प्यारी अदिति, कहते हुए ललित वहाँ से चला गया। पूर्णमासी की रात और अदिति परेशान घबराई सी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ तेज कदमों से चहलकदमी कर रही थी। ललित के बार बार पूछने पर भी उसने ललित को कुछ नहीं बताया। आखिर उसने कुछ सोचा और ललित को आधी रात में आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी और उसे उसी समय आइसक्रीम लाने को कहा। ललित उसकी बात को टाल नहीं पाया और तुरंत ही आइसक्रीम लाने निकल गया। जैसे ही ललित घर के बाहर गया, अदिति जल्दी से कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उस कमरे से किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही पीड़ा से तड़प रहा हो। उस कमरे में तो अदिति थी, लेकिन आवाज़ अदिति की नहीं लग रही थी। इतनी तेज दर्द भरी आवाज़ से पूरा मोहल्ला जैसे दहल गया हो। मोहल्ले के सभी लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर में आवाज़ें आनी बंद हो गई और सभी अपने घरों को चले गए। कुछ समय बाद ही ललित घर लौटा तो उसने अदिति को आवाज़ दिया, अदिति तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आया हूँ। कहाँ चली गई? अभी इतनी जिद कर रही थी, अब दिख भी नहीं रही। देखो तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आ गया। उसके जवाब न देने पर वो थोड़ा चिंतित हो इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जो अंदर से बंद था। ललित ने अंदर जाकर देखा तो अदिति जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अदिति अदिति कहते हुए परेशान सा ललित उसे उठाया और कमरे में लेकर आया। उस पर पानी छिड़का, फिर उसे थोड़ा थोड़ा होश आया। अदिति क्या हो गया था तुम्हें? बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे नहीं पता ललित, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अचानक से कोई आवाज़ आई तो मैं उस कमरे में गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। चलो कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। तुमने आइसक्रीम खानी थी ना, मैं ले आया हूँ। तुम कितने अच्छे हो ललित, मेरी खुशी के लिए आधी रात को भी तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेने गए। कहते हुए अदिति ललित के गले लग गई। पागल, प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो बस तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश थी, तो उसको मैं कैसे ना पूरा करता, बताओ जरा। ललित एक बात बताओ, कभी मेरे बारे में तुम्हें कुछ अलग बात सुनने को मिले, मतलब कोई कुछ कहे तो मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अपनी ज़िंदगी से निकाल के तो नहीं फेंक दोगे? पागल हो क्या? ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कान का कच्चा नहीं हूँ। जो कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं यकीन कर लूँगा। लव यू ललित, लव यू टू मेरी ज़िंदगी, कहते हुए उसके गले लग गई। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कहते हुए दोनों ही सो गए, लेकिन उस रात अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। उसने आज की रात अपना सच ललित से छुपा तो लिया, लेकिन मन ही मन वो डर रही थी कि कब तक वो छुपा पाएगी। एक ना एक दिन तो उसे पता ही चल जाएगा। तब क्या ललित उसे उसी तरह प्यार करेगा या फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा? मन ही मन उसे घुटन भी हो रही थी ललित से अपनी सच्चाई छुपाने का। अदिति का मन उसे बता देना चाहता था,
लेकिन अपने प्यार के लिए और ललित को खो देने के डर से उसे सच्चाई बताने को रोक रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे काफ़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह जब अदिति खाना बना के ललित के लिए खाना पैक करके ललित को दे रही थी, तभी खाना पकड़ाते ही अदिति का हाथ ललित के हाथ से छू गया और अचानक से उसके मानस पटल पर कुछ धुंधले धुंधले दृश्य चलचित्र की भांति चलने लगे। उसने देखा कोई व्यक्ति रास्ते पर जा रहा है और पास में बैठी एक बस उसे टक्कर मार रही होती है। उसके सर में दर्द और चक्कर सा आया। अरे अदिति, क्या हो गया? तुम्हारी तो रोज़ तबीयत खराब हो रही है। बैठो तुम यहाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहता हुआ वो अदिति को बैठाकर पानी लेने चला जाता है। आज मैं तुम्हें ऑफिस से लौटकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाऊंगा। तुम बहुत ही कमज़ोर हो गई हो। पानी देते हुए ललित ने कहा। अदिति को ऐसा तभी होता था जब किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। आज काफ़ी समय बाद उसे ऐसा हुआ, वो भी ललित को छूते ही। तो ये ललित के साथ ऐसा होने वाला है क्या? सोचते ही उसकी रूह तक कांप गई। ललित प्लीज़ आज मत ऑफिस जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। कहते हुए वो ललित के सीने से लिपट गई। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हमेशा। अच्छा जल्दी आ जाऊँगा। कहते हुए अदिति को समझाया। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर मेरे पास बैठो फिर चले जाना। वो कुछ देर के लिए उसे रोकना चाहती थी, जैसे उसे ललित के साथ होने इस अनहोनी को जान गई हो और होने वाली अनहोनी को टालना चाहती थी। अदिति ललित को बहुत प्यार करती थी और ललित भी अदिति को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अदिति कभी भी ललित को खोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद ललित ऑफिस चला गया। क्या बात है अदिति, आज तो लग रहा है तुमने मुझे बहुत मिस किया। फ़ोन पर फ़ोन। ललित घर में कदम रखते ही अदिति को छेड़ते हुए कहा। बस पता नहीं क्यों आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कहते हुए अदिति ने बात टाल दी। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ तब तक। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कहीं से मैं बीमार लग रही हूँ क्या? हाँ मेरी राजकुमारी, तुम बिल्कुल ठीक हो। कई दिन से चक्कर तो मुझे आ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, वो मुझे कमजोरी से आ रहे थे। पक्का अब मैं कल से खूब खाना खाऊंगी, फिर तो ठीक है ना? छोटे बच्चे की तरह जिद करती हुई अदिति ललित से बोली। ललित अदिति की इस बात पर मुस्कुरा दिया। तुमको तो बस बहाना चाहिए, औरतों से भला कोई जीत सकता है क्या? हंसते हुए ललित बोला। चलो अच्छा बैठो, आज मैं तुम्हें मस्त अदरक वाली चाय पिलाता हूँ। कहते हुए ललित किचन में चाय बनाने चला गया और अदिति के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जब तक ललित चाय बनाता है, अदिति उसका बैग, टिफ़िन, फ़ोन आदि सब निकाल कर रखती है। जैसे ही वो उसका फ़ोन छूती है, उसे फिर से महसूस होता है और उसे फिर धुंधला धुंधला दिखाई देता है कि अभी थोड़ी देर बाद ललित का फ़ोन बजता है और ज़रूरी काम होने पर वो घर से निकल जाता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। फिर वही बस वाली दुर्घटना दिखाई देती है तो बस से बचकर किनारे हो जाता है। तभी कुछ गुंडे टाइप को लोग उसे मारने लगते हैं और मार मार कर उसे लहूलुहान कर देते हैं। अदिति फिर से ऐसा देख अब वो शाम को ललित को जाने से कैसे रोके, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा क्या करे कि आज रात ललित घर से बाहर ना जाए। मन ही मन फिर कुछ फैसला किया और फिर ललित चाय लेकर आता है तो अदिति को हॉल में ना देखकर अदिति कहाँ हो आवाज़ लगाता है। तभी कमरे के दरवाजे के खुलने की हल्की से आवाज़ से
उससे आती हल्की हल्की खुशबू उसके मन को महकाने लगती है और वो मदहोश हो उस तरफ खींचता चला जाता है। अंदर जाकर ललित को एक अनोखा ही दृश्य दिखाई देता है। आखिर अदिति कौन थी और उसे किस तरह की घटनाएं महसूस होने लगी थी। पहली बार तो उसे प्यार का एहसास हुआ था और वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। अदिति अपने प्यार को हर हाल में हर मुसीबत से बचाना चाहती थी, इसलिए उसे ललित को हर कीमत पर बाहर जाने से रोकना था। मन ही मन उसने सोच लिया था उसे क्या करना है और किस तरह से उसे रोकना है। ललित चाय लेकर आता है और अदिति को वहां ना पाकर आवाज़ लगाता है, अदिति अदिति कहाँ हो तुम तो हमेशा जब देखो तब गायब हो ही जाती हो। पता नहीं मुझे परेशान करने की आदत तुम्हारी कब जाएगी। तभी कमरे से गाने की आवाज़ आती है और भीनी भीनी सी खुशबू फैलने लगती है। उस खुशबू से सब तरह महकने लगता है और एक मदहोशी सी महसूस होने लगती है और वो खुद मदहोशा उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलता है तो पूरा कमरा जगमग रोशनी से नहाया सा लगता है और अदिति काले रंग की शिफॉन की प्लेन साड़ी में नृत्य की मुद्रा में खड़ी होती है। गोरा गोरा उसका बदन काले रंग की साड़ी में कयामत लग रहा था। उस पर से उसकी बल खाती लचकाती हुई पतली कमर उसके सौंदर्यता को बढ़ा रही थी। उसके काले लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे। ललित का मन उसे देख बस उसके ही ख्यालों में खोया हुआ था। फ़ोन की घंटी बजते ही ललित का ध्यान भंग होता है और वो फ़ोन को उठाता है। तभी अदिति उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और उसे ना का इशारा करते हुए साइलेंट कर अलग रख देती है और उसका हाथ पकड़कर बीचों बीच ले जाती है और उसके गले में बाहों का हाथ डालकर उसके साथ नृत्य करती है। कमरे के चारों ओर हल्का हल्का धुआं फैलने लगा। पूरा कमरा इत्र की खुशबू से महक रहा था। ललित और अदिति प्यार तो करते ही थे और ऐसे मनमोहक माहौल में खुद को काबू कर पाना, प्यार तो करते ही थे। मदहोशी सी छाने लगी थी दोनों में। अदिति और ललित दोनों के प्यार के अथाह सागर में डुबकियां लगा रहे थे। ऐसा माहौल और दोनों का इतना करीब होना दोनों को बहका रहा था। ललित ने अदिति को एक दो बार ये कहकर कि अभी ये गलत है उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन आखिर वो भी इंसान ही था, कब तक खुद पर काबू रख पाता, जबकि दूसरा रुकने को तैयार ही नहीं था। अब ललित भी पूरी तरह से बहकने लगा था, उसका खुद पर से नियंत्रण खोने लगा था। उसने अदिति को जोर से अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। दोनों के बीच में हवा भी आने जाने की जगह शेष नहीं थी। तब भी कुछ जानवरों के रोने की सी आवाज़ हुई जो शायद सिर्फ अदिति को ही सुनाई दी। उन आवाज़ों से अदिति के चेहरे पर अविश्वसनीयता परिवर्तन हो गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उनका बीच का हिस्सा नीला हो गया। मुंह के दोनों किनारों पर बड़े बड़े दांत निकल आए। वो एक वहशी दरिंदा बन गई थी, एक खून पीने वाली खूनी वैम्पायर जिसका जिक्र सिर्फ किताबों में ही मिलता है। उसकी आंखों में एक दरिंदगी सी नजर आने लगी थी और वो ललित का खून पीने के लिए उसके कंधे पर काटने ही जा रही थी कि आंखें बंद मदहोश बहका हुआ ललित, अदिति मुझे कभी छोड़ के मत जाना, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तुम्हारे बिना कभी रह नहीं पाऊंगा। सुनते ही जैसे उसे अपना प्यार याद आ गया और उसकी आंखों से दरिंदगी कहीं गायब हो चुकी थी। उसमें सिर्फ प्यार दिख रहा था। लेकिन जब तक वो अपने पुराने रूप में आती, ललित की आंखें खुल गई और ऐसी डरावनी सी सूरत देख उसे जोर से धक्का दे दिया। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आई? ललित मेरी बात सुनो, जमीन पर गिरी हुई अदिति ने बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी अदिति कहाँ गई? क्या किया तुमने उसे? कहते हुए ललित उस पर जोर से चिल्लाया। ललित मैं ही तुम्हारी अदिति हूँ, मुझे ध्यान से देखो। तब तक उसका रूप पहले जैसा हो चुका था। अदिति ये तो तुम हो।
अभी तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया था। अदिति के दोनों गालों को अपने हाथों में लेते हुए ललित बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा था क्या? थोड़ा असमंजस में सोचते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो ललित। कहते हुए अदिति रोने लगी। तुम रो क्यों रही हो अदिति, और माफ़ी किस लिए मांग रही हो? ऐसा क्या किया है तुमने? प्लीज़ रो मत। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब चुप हो जाओ। तुम्हें रोते देख मुझे बहुत दर्द होता है। ठीक है, अब कभी नहीं रोऊंगी। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दे सकती। चलो अब आराम करो, काफ़ी देर हो गई है। ललित अब भी अदिति के चेहरे को देख रहा था और बोला, लेकिन अदिति एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें अजीब सा होते हुए देखा। तुम्हारा चेहरा बदला हुआ था और कुछ याद करता हुआ बोला, अरे कुछ नहीं लग रहा, तुमने जागते हुए सपना देखा होगा। कहते हुए उसने अपने हाथ को ललित के माथे के बीचों बीच रख दिया और अपनी आंखें बंद कर मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। ललित के माथे पर एक हल्की सी रोशनी उभर आई और फिर एकदम से गायब हो गई। अदिति ने एक राहत की सांस ली। अदिति, तुम यहाँ जमीन पर क्या कर रही हो? मैं चाय बनाकर तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा था। ऐसा लगा ललित थोड़ी देर पहले हुई हर घटना को भूल चुका था। मैं तो यहीं थी, तुम्हें पता नहीं कहाँ खो गए थे। चलो जल्दी करो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। कहते हुए वो उसे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले आए। उस रात अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि आज ललित के सामने उसकी थोड़ी सी सच्चाई आ गई थी, लेकिन उसने उसे सब कुछ भुला दिया। क्या ये सही किया? जिससे प्यार करते हैं, क्या उससे अपनी सच्चाई छुपाना ठीक था? क्या उसने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था? यही सब सोचते सोचते उसने फैसला कर लिया, अब वो ललित से अपने बारे में सब कुछ बता देगी। अगर उसने मुझे स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं तो मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। तो दोस्तों, क्या है अदिति की सच्चाई? क्या अदिति अपनी सच्चाई ललित को बता पाएगी? क्या अदिति की सच्चाई जानने के बाद ललित उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे पाएगा, या फिर अदिति को अपनी ज़िंदगी और अपने घर से बाहर निकाल फेंकेगा? देखिए इस कहानी को इसके अगले भाग में। इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।